अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर 11। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने फ्रैक्चर्स को डिस्कस कर लिया था, इसकी टाइप्स को, उसके अलावा कॉम्प्लिकेशंस को, बोन हीलिंग फेजेस को हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्चर को मैनेज किस तरह करते हैं, पोस्ट ट्रॉमेटिक इमोबिलाइजेशन किस तरह करवाते हैं। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब फ्रैक्चर हो जाता है तो सबसे पहले वो ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको मैनेज करता है। उसको अगर सर्जरी करनी है तो सर्जरी करके उन फ्रैक्चर्स के जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको वो स्टेबलाइज कर देता है थ्रू स्प्लिंट के जरिए या फिर कास्टिंग के जरिए। उसके बाद हमारा काम आ जाता है कि अब हमने मसल्स को एट्रोफी से प्रिवेंट करना किस तरह है, क्योंकि सर्जन जो है वो इमोबिलाइज कर देगा उस फ्रैक्चर साइट को। ठीक है, अगर जॉइंट में हुआ है तो जॉइंट को इमोबिलाइजेशन कर देगा स्प्लिंट के थ्रू, कास्टिंग के थ्रू। अब जब इमोबिलाइजेशन का फेज होगा तो अब हमारा काम आ जाता है कि अब जब इमोबिलाइजेशन कर दी गई है किसी भी सेगमेंट की, तो अब हमने उन मसल्स को एट्रोफी से किस तरह प्रिवेंट करना है, उस जॉइंट को अडियंस से, कॉन्ट्रैक्चर्स बनने से हमने किस तरह प्रिवेंट करना है। तो ये ऑर्थोपेडिक सर्जन ही डिसाइड करता है कि कितने मंथ्स के बाद जो है वो फिजियोथेरेपी का सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और अब हम देख लेते हैं कि इसके अंदर बेसिकली किन किन चीज़ों को हमने मैनेज करना होता है और कौन सी इंटरवेंशंस को हमने अप्लाई करना होता है। तो सबसे पहले जो अक्यूट फेज होता है ना, यानी कि अभी रिसेंटली फ्रैक्चर हुआ है और उसकी मतलब कि थोड़ी सी क्या हो गई है कि जब रिसेंटली फ्रैक्चर होगा तो आपको पता ही है सबसे पहली जो चीज आ जाती है वो आ जाती है स्वेलिंग। ठीक है, तो स्वेलिंग जो है उसको हमने किस तरह प्रिवेंट करना है, हम आइस करवाएंगे, एलिवेशन करवाएंगे। ठीक है, तो कौन सा प्रोटोकॉल आ जाता है, प्राइस प्रोटोकॉल। इसको ही हमने क्या नाम है फोकस करना होता है सिप के ऊपर इस प्रोटोकॉल के थ्रू। प्राइस यानी कि प्रोटेक्शन, और उसके अलावा हमने आइसिंग करनी है, एलिवेशन करनी है, कंप्रेशन करनी है और उसको रिड्यूस करना है। ठीक है, और जो सबसे पहला पॉइंट था ना वो यही था कि सबसे पहले हमने ना एजुकेट करना होता है पेशेंट को, यानी कि उसकी जो लाइफस्टाइल है ना उसको हमने मॉडिफाई कर देना होता है, उसके अंदर अडॉप्टेशंस लेके आनी होती हैं और उसको बताना होता है कि ये वाली एक्सरसाइजेज आपने नहीं करनी, ये वाली एक्सरसाइजेज आपने करनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमने स्वेलिंग को डील करना है। ठीक है, देन आ जाता है थर्ड पॉइंट इसके अंदर कि अब इमोबिलाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं उनको हमने रिड्यूस करना है। ठीक है, इमोबिलाइजेशन के जो इफेक्ट्स हैं कौन से इफेक्ट्स होंगे, यही होंगे कि जो मसल्स हैं वो एट्रोफी हो जाएगी, उनकी एडियंस कॉन्ट्रैक्चर से हमने उसको प्रिवेंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करवाएंगे, इमोबिलाइजेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो फॉर एग्जांपल अगर एल्बो जॉइंट है मेरा फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो जो शोल्डर और जो रिस्ट जॉइंट है ना इसके ऊपर हम एक्टिव रेंजेस करवाएंगे। ठीक है, एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस करवाएंगे ताकि जो मसल्स हैं वो एट्रोफी ना हो सके उनकी। ठीक है, वो मोबाइल रह सके और उनकी सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके और जो एल्बो जॉइंट है वो जल्दी जल्दी से हील हो सके। इसके अलावा हम मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। ठीक है, मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा इनका बेनिफिट है, क्योंकि मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस के अंदर मसल तो कंट्रैक्ट हो रहा होता है विदाउट मूवमेंट के थ्रू। ठीक है, तो ये वो वाली एक्सरसाइजेस होती हैं कि जिसके अंदर अब हमने इमोबिलाइज किया हुआ है ना वो सेगमेंट, फॉर एग्जांपल अगर एल्बो जॉइंट है तो अब वहां पे चूंकि नहीं हो सकती मूवमेंट्स, अब हम क्या करवाएंगे, हम मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे ताकि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ सके, उसकी टोन मेंटेन रह सके, उसको वो एट्रोफी से प्रिवेंट हो सके। तो इसलिए हम मसल सेटिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे और एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस हम अबव और बिलो जॉइंट्स करवाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर एल्बो जॉइंट है तो शोल्डर और रिस्ट को हमने मोबिलाइज करना है ताकि इसकी वजह से एट्रोफी से प्रिवेंट रह सके, सर्कुलेशन इंप्रूव हो सके, स्वेलिंग इंप्रूव हो सके। उसके अलावा आ जाता है फोर्थ पॉइंट। ठीक है, अब क्या करना है, चूंकि इमोबिलाइजेशन है
तो उसकी जो इफेक्ट्स हैं उनको ही अब हमने कम करना है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, अब हमने अगर पेशेंट है जो कन्फाइंड है बेड, यानी कि बेड से उठ ही नहीं सकता, ठीक है, सिर्फ वो बेड पे ही रहता है, ठीक है, कन्फाइंड है बेड तक, तो अब हमने क्या करना है, हमने स्ट्रेंथनिंग करवानी है उसके मेजर मसल ग्रुप्स की, ठीक है। वो कन्फाइंड बेड पे इसीलिए है कि उसके मसल्स बहुत ज्यादा वीक हैं, वो चल फिर ही नहीं सकता। तो अब हमने स्ट्रेंथनिंग उसकी करवानी है मेजर मसल ग्रुप्स की, जो कि इन्वॉल्व होंगे अब वॉकिंग के अंदर। कौन से मसल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अब हम मेजर मसल्स ग्रुप्स को ले लेते हैं, क्वाड्रिसेप्स, ठीक है, क्वाड्रिसेप्स की करवाएंगे स्ट्रेंथनिंग, हैमस्ट्रिंग की करवाएंगे, काफ मसल्स की स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे, इनके ऊपर हमारा फोकस होगा, ताकि जब ये मसल स्ट्रेंथन हो सके तो वो फिर उसके बाद हमने उसको ट्रांसफर ट्रेनिंग, बेड मोबिलिटी, और उसके अलावा हमने उसको ये वाली जो एम्बुलेशन ट्रेनिंग है फिर हम ये करवाएंगे उसकी, ठीक है, आसान लफ्जों में यानी कि गेट ट्रेनिंग, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने क्या करना है, हमारा फोकस होगा कि हम मेजर मसल ग्रुप्स जो है उसकी स्ट्रेंथनिंग करवाएं उस पेशेंट की। तो ये जो अक्यूट फेज होता है ना, उसके अंदर हम ये वाली थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी कह सकते हैं और इंटरवेंशंस को अप्लाई करेंगे। अब थोड़ा सा आ जाता है कि सब एक्यूट और या फिर क्रोनिक स्टेज के अंदर हम क्या करवाएंगे। ठीक है, इस स्टेज के अंदर भी सबसे पहले हमने एजुकेट ही करना है पेशेंट को, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, क्योंकि अगर हम उसको एजुकेट नहीं करेंगे, वो गलत पोजीशनिंग के अंदर एक्सरसाइजेस करता रहेगा और आके यही कंप्लेन करेगा कि मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसलिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, हमने एजुकेट करना है पेशेंट को, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है, क्योंकि वो फ्रैक्चर है सेगमेंट, तो इसके लिए मस्ट हमने प्रिकॉशंस को फॉलो करना होता है। हम क्या करवाएंगे, हम पार्शियल वेट बेयरिंग करवानी है हमने, ठीक है, पार्शियल वेट बेयरिंग करवाएंगे हम अपर एक्सट्रीमिटी एंड लोअर एक्सट्रीमिटी में, ठीक है, फुल वेट बेयरिंग नहीं करवानी, क्योंकि उसके मसल्स भी बहुत ज्यादा वीक हैं, फ्रैक्चर्ड हैं वो सेगमेंट्स, तो इसलिए हम पार्शियल वेट बेयरिंग करवाएंगे अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी के अंदर। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है इसके अंदर कि अब हमने एक्टिव एक्सरसाइजेस करवानी है स्टार्ट, ठीक है, एक्टिव एक्सरसाइजेस हम स्टार्ट करवाएंगे एक्टिव रेंजेस ऑफ मोशंस, ठीक है, फुल उसकी रेंजेस नहीं करवानी हमने, अभी हमने स्टार्ट करवानी है एक्टिव रेंजेस। तो एक्टिव रेंज ऑफ मोशंस हम करवाएंगे और मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स, ठीक है, आइसोमेट्रिक्स आपको पता ही होगा क्यों करवाते हैं, हम स्ट्रेंथनिंग के लिए करवाते हैं मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक्स, ठीक है। फोर्थ आ जाता है इसके अंदर कि अब हमने क्या करना है, हमने ज्वाइंट एंड सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी को इंक्रीज करना है, तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, हमने इसके लिए स्ट्रेचिंग करवानी है, और वो हम करवाते हैं ग्रेड 3 के अंदर करवानी है एंड ग्रेड 4 के अंदर हमने स्ट्रेचिंग करवानी है। स्ट्रेचिंग हम ग्रेड 3 और 4 के अंदर इसलिए करवाएंगे क्योंकि एक तो पेन भी कम हो जाए और एक रेंज ऑफ मोशंस जो है वो इंक्रीज हो जाए, और दूसरा कि ज्वाइंट और सॉफ्ट टिश्यू की मोबिलिटी जो है ना वो भी इंक्रीज हो जाए, इसलिए हम क्या करवाएंगे स्ट्रेचिंग ग्रेड 3 और 4 के अंदर। लेकिन इधर एक प्रिकॉशन को आपने फॉलो जरूर करना है कि आपने जो स्ट्रेचिंग फोर्स है ना वो अप्लाई करनी है प्रॉक्सिमल टू दी फ्रैक्चर साइट, क्योंकि अगर आप स्ट्रेचिंग फोर्स डिस्टल अप्लाई करें दोबारा से फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। देन आ जाता है फिफ्थ पॉइंट, अब हमने क्या करना है, स्ट्रेंथ इंक्रीज करवानी है और उसके अलावा हमने मसल एंड्योरेंस जो है ना वो इंक्रीज करवानी है।
ताकि वो ज़्यादा देर वर्कआउट कर सके, और उसकी स्ट्रेंथ भी हमने इंक्रीज करनी है, इसीलिए तो वो फिर कर सकेगा ज़्यादा देर। तो स्ट्रेंथ इंक्रीज करने के लिए आपको पता है हम रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा प्रोवाइड नहीं कर देनी यहाँ पे हम उसको माइल्ड रेजिस्टेंस ही अभी इनिशियली स्टार्ट करवाएंगे, रेजिस्टेड एक्सरसाइजेस। और मसल इंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए हम रेपिटिशंस को इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, मसल इंड्योरेंस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए रेजिस्टेड एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। लेकिन आपने अगेन इधर फ्रैक्चर के अंदर माइल्ड रेजिस्टेंस से स्टार्ट करवाना होता है। देन आ जाता है 6 पॉइंट इसके अंदर। अब हमने क्या करनी है, हमने कार्डियो पल्मोनरी एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, हम एरोबिक एक्सरसाइजेस करवाएंगे। तो ये बेसिकली मैनेजमेंट थी कि किस तरह हम पोस्ट ट्रॉमेटिक इमोबिलाइजेशन के अंदर हम अपनी इंटरवेंशंस को अप्लाई करके पेशेंट को अर्ली रिटर्न टू वर्क लेके आ सकते हैं, उसकी जल्दी से यानी कि हीलिंग हो सकती है उसकी फ्रैक्चर साइट की। तो ये कुछ इसकी इंटरवेंशंस थी। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे स्पाइन को, और क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे कि आप वॉल्यूम 2 भी स्टार्ट करवाएं, तो इंशाल्लाह वॉल्यूम 2 भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।